Hello students, I am Pooja Fogart. Welcome to our channel The Real Study by Pooja Fogart. लास्ट की 2 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास 10 जो हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल तक कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन से। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सो लाइक कर दे वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आते हैं टॉपिक पर। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिससे एनर्जी रिलीज होती है बाय द यूज ऑफ फूड, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में 2 मेजर इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज गैसियस एक्सचेंज जिसे बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है? एयर में जो ऑक्सीजन है हम उसे ब्रीथ इन करते हैं एंड हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम ब्रीथ आउट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी फर्स्ट आता है गैसियस एक्सचेंज, जब एयर के ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं एंड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज ब्रीदिंग। सेकेंड मेजर इवेंट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स के अंदर फूड प्रेजेंट होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथ इन किया है उसे यूज कर फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में एंड वाटर में। इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन। सो रेस्पिरेशन में 2 इवेंट्स इन्वॉल्व होंगे, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देख लेते हैं कि ब्रेकडाउन कैसे होता है ग्लूकोज का। बाय वेरियस पाथवेज, अलग अलग तरह से ब्रेकडाउन हो सकता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नाउ साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज होगा, ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। पायरुविक एसिड क्या होता है? सिंपल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो जाता है उसे बोलते हैं पायरुवेट। नाउ पायरुविक एसिड अगर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब ये ब्रेकडाउन होगा, तो ये ब्रेकडाउन होगा इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। और ये करता कौन है? यीस्ट। यीस्ट के अंदर ये होता है। नेक्स्ट पायरुविक एसिड अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिले, इनसफिशिएंट मींस कम ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। ये होता कहाँ पर है? जब भी हम कभी हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत विग्रेस एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस कंडीशन में हमारी मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है। सो वहां पर पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। जो लैक्टिक एसिड होगा अगर ये बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है मसल्स में, मतलब इसकी अक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स के अंदर क्रैम्प्स भी बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट पायरुविक एसिड अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा मींस इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। सॉरी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होगा, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से ही पता लग रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ हम देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस कहाँ पर होगी ये रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। एंड यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी फॉर्म होती है वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होती है, मींस यहाँ पर जो एनर्जी फॉर्म होगी वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होती है। नेक्स्ट टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होगी उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट है वो हम देख सकते हैं, क्या है एंड प्रोडक्ट? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो अल्कोहल एंड एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी वो सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो सिंपल होता है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्लांट के सभी पार्ट रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स हर पार्ट में रेस्पिरेशन होता है। और ये होता कैसे है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज कर इसमें रेस्पिरेशन होगा। लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा जिसके थ्रू
एयर में जो ऑक्सीजन है वो ब्रीथ इन करता है प्लांट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ही ब्रीथ आउट करता है। नाउ अब प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो दोनों टाइम पर होता है, डे टाइम में भी होगा एंड नाइट टाइम में भी होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है। यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो किस तरह होंगी, जब दिन में फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस में हम सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है प्लांट एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। रेस्पिरेशन में इसका उल्टा करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है, ब्रीथ इन करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करता है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होगी, सो फोटोसिंथेसिस में जब उसे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, सॉरी फोटोसिंथेसिस में जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहां से मिलेगी, जो रेस्पिरेशन के टाइम पर वो रिलीज करता है। और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वो कहां से मिलेगा उसे, वो मिलेगा उसे एटमॉस्फेयर से। जबकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज आउट होगा, यानी प्लांट के थ्रू डे टाइम में जो प्लांट रिलीज करता है गैस वो होती है ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज कर लेता है और एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। लेकिन नाइट टाइम की अगर हम बात करें, सो नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होगी। यानी कि रात में प्लांट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करता है। मतलब रात के टाइम पर प्लांट से CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसीलिए बोलते हैं रात के टाइम पर प्लांट के नीचे नहीं बैठना चाहिए। वो यही रीजन है क्योंकि उस टाइम पर प्लांट्स CO2 रिलीज करते हैं जो हमारे लिए डेंजरस होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेम्स के बारे में। अगर स्टेम बड़े वुडी प्लांट्स हैं, सो वहां पर स्टेम में होगा लेंटिकल्स। लेंटिकल्स कुछ नहीं होता, एक स्मॉल एरिया होता है कॉर्क का, जिसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं ताकि वहां पर गैसेस एक्सचेंज इजिली हो सके। अगर बड़ा वुडी प्लांट है, वहां पर स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू ये डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन ब्रीथ इन करना एंड CO2 ब्रीथ आउट करना। अगर हर्बेशियस स्टेम है, हर्बेशियस प्लांट है, मींस हर्ब्स वगैरह है, वहां पर के जो स्टेम होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट, जर्नल सरफेस ऑफ रूट्स। रूट का जर्नल सरफेस ही रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। अब जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो सॉइल के अंदर डिप होते हैं, ये जो ऑक्सीजन लेंगे वो कौन सा लेंगे, जो सॉइल के पार्टिकल के बीच में होगी एयर, उसमें जो ऑक्सीजन है उसको ये डिफ्यूज इन करते हैं। करते कैसे हैं, रूट का एपिडर्मल सेल का जो एक्सटेंशन होता है इसे बोलते हैं रूट हेयर। यही रूट हेयर कांटेक्ट में होता है सॉइल के। अब ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से एंड प्लांट के अदर पार्ट तक उसे रीच करेगा। CO2 भी सेम इसी वे से डिफ्यूज आउट करता है रूट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट मोड होते हैं रेस्पिरेशन के। फॉर एग्जांपल अगर बात करें सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स की, जैसे कि अमीबा हो गया, यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है गैसेस का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसकी सेल मेम्ब्रेन से ही डिफ्यूजन पॉसिबल है। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म की अगर बात करें, अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर रहते हैं, इसका जो स्किन होता है वो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मींस स्किन एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एंड CO2 रिलीज करेगा। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश हो गया, यहाँ पर जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है गिल्स। गिल्स क्या करते हैं, अब फिश वाटर के अंदर होती हैं, ये ऑक्सीजन कौन सा यूज करती हैं, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है गिल्स एंड CO2 रिलीज आउट करता है। इंसेक्ट की अगर बात करें, जैसे कॉकरोच हो गए, इनके पास टाइनी होल्स होते हैं जिसे स्पेरिकल्स बोलते हैं, इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं ये, और एयर ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं ट्रैकिया। ये दोनों इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। लैंड एनिमल्स की अगर बात करें, जैसे ह्यूमंस हो गए, बर्ड हो गए, डॉग हो गए, कैट एटसेट्रा, ये सभी इन सभी के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह होता है, रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है, इनसाइड दी सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। नाउ रेस्पिरेशन में सबसे पहले होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करना, मीन्स बॉडी के अंदर टेक इन करना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गिविंग आउट करना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर दो मेजर इवेंट होते हैं, फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकेंड इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स होता है टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनटू आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना, इसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। एंड एक्सहेलेशन क्या होता है, इसे बोलते हैं इनहेलेशन, सॉरी।
एक्सेलेशन क्या होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से ब्रीथ आउट करना, इसे बोलते हैं एक्सेलेशन। यानी कि एक ब्रीथ के अंदर फर्स्ट इनहेलेशन प्लस एक एक्सेलेशन इन्वॉल्व होता है। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होता किस तरह से है? हमारे जो लंग्स है उसके अंदर ब्रीदिंग होगा। अब लंग्स कनेक्टेड होते हैं नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल हमारे नोज के 2 होल्स को नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। लंग्स प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी के अंदर। जब भी हम इनहेलेशन करते हैं मीन्स ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होगा, जो हमारी चेस्ट कैविटी होगी वो एक्सपेंड कर जाती है एंड उसके आसपास जो रिब्स प्रेजेंट होते हैं, रिब केज होते हैं, उसकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्टेक्ट करती हैं, जिसके वजह से जो रिब्स होंगे वो लिफ्ट अप हो जाते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। जो डायफ्राम होगा बिल्कुल नीचे की एक मसल्स होती है रिब केज के, जिसे डायफ्राम बोलते हैं, ये फ्लैट इन शेप में आ जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, लंग्स की जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज हो जाती है। अब उसकी जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है जो एयर हमने ब्रीथ इन किया वो एंटर कर जाएगी लंग्स के अंदर। इसका अपोजिट होगा एक्सेलेशन में। एक्सेलेशन में क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, जिसके वजह से जो रिब्स होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे एंड डायफ्राम आ जाएगा डोम शेप में, कुछ इस तरह से। जब ऐसा होगा, डायफ्राम की और रिब्स की जो मूवमेंट होगी उसके वजह से जो वॉल्यूम होगी लंग्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से जो एयर उसके अंदर होगी लंग्स के अंदर वो एग्जिट आउट हो जाती है। नाउ अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को बेटर वे में समझने के लिए हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। आई होप आपको समझ आया हो कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस तरह से होता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमंस के अंदर एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो बिगिन होता है नोज से। नोज के पास 2 होल्स होते हैं जिसे बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। देन ये कनेक्टेड होता है नेसल पैसेज से। अब इस नेसल पैसेज के पास बिल्कुल फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस होता है। म्यूकस नेसल पैसेज में ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है। नाउ अब ये हेयर क्या काम करेंगे, ये हमारे जो हमने एयर ब्रीथ इन किया है उसको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। मींस जो भी कोई इम्प्योरिटीज वगैरह है, कोई भी बैक्टीरिया अगर साथ चला गया है उसे प्यूरिफाई कर देते हैं, ताकि जब फेरिंग्स के पास एयर जाए वो क्लीन एयर हो। नाउ फेरिंग्स कनेक्टेड होता है विंड पाइप से, जिसे ट्रैकिया भी बोलते हैं, जो फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंचीज में। नाउ अब ये ब्रोंचीज ओपन होती है लंग्स के अंदर जाकर। 2 लंग्स है जिसके अंदर 2 अलग अलग ब्रोंची ओपन होंगी। ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। अब ये ब्रोंकियोलिस के एंड पर एक एयर सैक प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एल्वियोली। एक्चुअल में यही एल्वियोली है जहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, मींस साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है एल्वियोली। नाउ अब ये एल्वियोलीज कनेक्टेड होती हैं बिल्कुल थिन ब्लड वेसल से, जिसे बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। यही ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ब्लड को कैरी करेंगी, यही ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, एयर को कैरी करेंगी एल्वियोली से, ऑक्सीजन रिच एयर को कैरी करेंगी और उसे रिलीज करती हैं टिश्यूज के अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगी, एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। नाउ एयर जो रिच इन ऑक्सीजन होगी वो प्रेजेंट होगी एल्वियोलस के अंदर। नाउ अब ब्लड वेसल इसको कैरी करेगा एल्वियोलस से, और ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है एक रेड पिगमेंट जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हमारे ब्लड में रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करेगा, देन ऑक्सीजन इसको रिलीज कर देगा ब्लड इसको रिलीज कर देगा टिश्यूज के अंदर। टिश्यू के अंदर ही ऑक्सीजन को यूज कर फूड को ब्रेक डाउन करेगा एंड वहां से CO2 रिलीज होती है। नाउ अब CO2 टिश्यूज से ब्लड लेके जाएगा, ब्लड रिलीज करेगा इसको, ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा CO2। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स इसको एल्वियोली के अंदर रिलीज आउट कर देगा। अब इसी एल्वियोली से होते हुए इसी सेम पैसेज को यूज करते हुए और कार्बन डाइऑक्साइड सेंड आउट हो जाता है नोस्ट्रिल के थ्रू, बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा बेटर वे में समझने के लिए हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। आई होप आपको समझ आया हो हाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लुक लाइक। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आज की क्लास होती है हमारी यहीं पर खत्म। अगर अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।